नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम राजस्थान के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हरीश करमचंदानी जी के साथ हैं। इनका जन्म जोधपुर में हुआ। हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर किया इन्होंने। सिंधी लिपि सहित भाषा संस्कृति का ज्ञान, हिंदी और सिंधी में लेखन लगातार करते रहे हैं। मुख्य विधा इनकी कविता है। 7 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 3 हिंदी में, पिता बोले थे, समय कैसा भी हो, अंतहीन सिरा उम्मीद का, और 4 प्रकाशित पुस्तकें कविता में सिंधी में हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा एंथोलॉजी में शामिल हैं। उसका हिंदी में अनुवाद सहित अनेक रचनाओं का पारस्परिक अनुवाद हो चुका है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के सिंधी परामर्श मंडल व राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। अकादमी की पत्रिका का संपादन करते रहे हैं। अंग्रेजी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। अनेक राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संग्रहों में, समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में, हिंदी व सिंधी में लगातार इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। इनके आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होते रहे हैं। आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, सभी में सक्रिय भागीदारी करते रहे हैं। कई कार्यक्रमों का इन्होंने निर्माण किया है। साहित्यिक संगोष्ठियों में और सम्मेलनों का संयोजन किया है। राजस्थान साहित्य अकादमी के कविता का सुधींद्र पुरस्कार, अखिल भारत की सिंधी बोली में सहित सभा के अदीब पुरस्कार और इस सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान व पुरस्कार इन्हें आकाशवाणी तथा साहित्य अकादमी में सिंधी भाषा के प्रतिनिधित्व के लिए मिल चुका है। इन्हें सर्वभाषा कवि सम्मेलनों में सिंधी व हिंदी में कविता पाठ व अनुवाद कार्य के लिए लगातार बुलाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग हो, नई दिल्ली से चयनित ये कार्यक्रम के अधिकारी रहे हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन में पूर्व निदेशक के रूप में और कार्यक्रम प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शोधार्थियों, हरीश करमचंदानी जी के कुछ कविताओं के वाचन, विवेचन और विश्लेषण के साथ हम इनकी सक्रिय भागीदारी समाज सेवा में, साहित्य सेवा में रहेंगे ही सहयात्री। लेकिन जो ये बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, समाज को लेकर और मुझे लगता है हाशिए पर मौजूद हर वंचित को लेकर अपनी बेबाक बयानी देते हैं, जो एक स्पष्ट पक्षधरता निभाते हैं, ये इनके साहित्यकार रूप को बड़ा बनाता है, अहम बनाता है। क्योंकि कहना ज़रूरी है, YouTube चैनल का तेवर और मिजाज भी यही है। रचनाएं कहीं से भी हो, सुदूर इलाके से, मैंने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैं शोध कर, खोज कर उन ज़रूरी रचनाओं को पढ़ रही हूँ इस YouTube चैनल पर। इसी मुहिम में मोहन श्रोत्री जी के से लगातार संवाद में मैं रही और मैं अपने अग्रजों से, अपने वरिष्ठों से और जो साहित्य चिंतक हैं, समाज चिंतक हैं, उनसे लगातार सलाह परामर्श करती रही हूँ। और उसी दौरान मोहन श्रोत्री जी की नज़र से मैंने हरीश करमचंदानी जी की भी शोध की और उनकी कुछ कविताओं को तलाशा। बिल्कुल उनके लिए आश्चर्यजनक एक सुखद अनुभव होगा। इस संवेदना के दौर में लगातार उनसे हम लोग संपर्क में रहेंगे, संवाद में रहेंगे। शोधार्थियों, हरीश करमचंदानी जी का कहना है, बच्चों को शोर मचाने से रोको मत, बच्चों को सोने को मत कहो, बच्चे सो जाएंगे तो जागेगा फिर कौन, बच्चे चुप हो जाएंगे तो जगाएगा फिर कौन। इनकी सद्य प्रकाशित संकलन समय कैसा भी हो, इसको पढ़ते हुए मुझे कई पंक्तियों ने भीतर तक आंदोलित किया। जैसे थमकर रुकने को कहा, रुक कर पढ़ने और आगे बढ़ने को कहा। ये थमकर रुकना दरअसल उन सवालों से बिधना है, उन बेचैनियों से सराबोर होना है। और भीतर ही भीतर मेरी बेचैनी और उनकी बेचैनी एक साथ संलाप करती हुई कुछ छोटी छोटी कविताओं को, मैं हरीश जी की कुछ छोटी छोटी कविताओं को आज आपके समक्ष शोधार्थियों पढ़ूंगी।
आप अपने पाठ्यक्रम में अन्य कविताओं को, कवियों को पढ़ते हुए, रचनाओं को पढ़ते हुए इन आदमकद विडंबनाओं की तस्वीरों को भी रेखांकित करिए, चिन्हित करिए। कविताएं बेहद छोटी हैं, पर इनका स्वर बहुत गहरा और व्यापक है। निश्चित तौर पे आज मैं इन 5 कविताओं के द्वारा हरीश करमचंदानी जी के रचनात्मक यात्रा की सहयात्री बनूंगी और शोधार्थियों एक्सटेम्पोर जो कुछ विवेचन मुझसे बन पड़ेगा, हर कविता के साथ आपको लेकर चलूंगी। पहली कविता ही मेरी पसंद की है, पल पल मन। एक दिन सुख मेरे पास दबे पांव आया, उस समय मैं सो रहा था, दुखों से घिरा था मैं, बड़ी मुश्किल से बहुत देर से आई थी नींद। मैं झुंझलाया हुआ भारी कोफ्त झड़क ही दिया उसे, और वह भी दुख हो गया। एक दिन दुख मुझसे बोला, जाता हूँ तुम्हें छोड़कर, कहीं और जाना बेहद ज़रूरी है, पर भूल मत जाना मुझे, आऊँगा फिर, मगर कब नहीं कह सकता। अभी मुझे उसकी पीठ दिखाई दी, वह मेरा सुख बन गया। फिर एक दिन वे आए साथ साथ, मुझे चौंकाते, लगभग स्तब्ध करते। मैं अवाक देखता रहा उन्हें चुपचाप। बोले, यार ऐसा भी क्या जो हो रहे हो अचंभित, आखिर हमारा भी तो मन है, आखिर हमारा भी तो मन है, करता है कभी कभी साथ रहने को। मैं सुनता रहा, हंसता रहा, और फिर एकाएक रो पड़ा हंसते हंसते। शोधार्थियों, ये दुख सुख की अनूठी परिभाषा है। दुख को भोगे बगैर, उस प्रक्रिया को, उस यात्रा को तय किए बगैर, उस प्रोसेस का सुख लिए बगैर, मैंने कहा दुख के प्रोसेस का सुख लिए बगैर, यानी उस अनुभूत सत्य को, उस संवेदना को, उन सुधियों को जिए बगैर जब हम कविता में उतारने की चेष्टा करते हैं या किसी भी रचना में उतारने की जब चेष्टा करते हैं, तो वो झूठा होता है। दुख का सच्चा होना, खरा होना, सुख के सच्चे और खरे होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं क्या कह रही हूँ शोधार्थियों? मैं कहना चाहती हूँ कि दुख की प्रक्रिया को, दुख की यात्रा को, उस क्षण विशेष को जीना, उसमें डूबना, उमगना, उससे सराबोर होना, लबालब होना सुख है। और जब ये दोनों संग साथ होते हैं, जीवन में धूप छाया की तरह, जीवन में सत्य असत्य की तरह, जीवन में मान मनुहार की तरह, प्यार तिरस्कार की तरह, तो दुख और सुख जीवन में लगातार बने रहते हैं दिन रात की तरह। इनका लगातार बने रहना और अपने अनुभवों से, अपनी टीस से, अपने उद्वेग से, उद्दाम से, त्वरा से झंकृत करना जीवन का स्पंदन है, और इसे हरीश करमचंदानी जी पहचानते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुख में बौराना नहीं है, दुख को सर पर चढ़ाना नहीं है, और सुख में तटस्थ नहीं होना, पथराना नहीं है, क्योंकि सुख ठोस होता है। आप एकाकी जब सुखी होते हैं तो आप चाहते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, आप चाहते हैं कि अपने में, अपने गुरूर में, गर्व में, अभिमान में चूर रहें। और जब दुख आता है तो दुख तरल होता है, वो बहता है, बहा ले जाता है, कई अपने अपनों को, गैरों को भी समो लेता है अपने भीतर, और उस आत्मीय संवेदन में सबका एकाकार करता है, सबका को अंगीकार करता है। इसीलिए दुख तरल होता है तो सबको लबालब करता है, सराबोर करता है। तो दुख का आते रहना भी हरीश करमचंदानी जी उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, और सुख को भी सिरमौर बनाकर नहीं रखते, उसको सर पर चढ़ने नहीं देते। यही वजह है कि ठोस नहीं बनने पाते, जड़ नहीं होने पाते। बेहतरीन कविता थी। दूसरी कविता है महात्मा की लाठी। वह लाठी किसी को मारने के लिए न थी। लाठी, लाठी एक क्रूर शब्द है, लाठी एक हिंसक हथियार है, लाठी एक निर्मम कठोर हथियार है। और आप देखें, हरीश करमचंदानी जी अपने भावुक संवेदन मन से
लाठी जैसे, और वो भी महात्मा की लाठी, गांधी की लाठी का एक नया प्रतिबिंब बनाते हैं, एक नया सिंबल बनाते हैं, एक नए प्रतीक गढ़ते हैं, और वो बेहतरीन कविता हो जाती है महात्मा की लाठी। लाठी भी किसकी है? महात्मा की। वह लाठी किसी को मारने के लिए न थी, नहीं थी इसलिए कि कोई डरे उससे। उस लाठी को तेल पिला पिला मजबूत भी नहीं किया गया, पड़े किसी पर तो फाड़ डाले माथा। ना न बिल्कुल नहीं, वह लाठी किसी दबंग के हाथ में न थी, किसी बेबस को दबाने के खातिर वह लाठी तो थी सहारा सत्य, ईमान और अहिंसा की। वह लाठी किसी दबंग के हाथ में न थी, किसी बेबस को दबाने की खातिर वह लाठी तो थी सहारा सत्य, ईमान और अहिंसा की। पाकर जिसका संबल बढ़ते चले कदम, बिना डगमगाए निरंतर निर्भीक आगे। करने के लिए स्वतंत्र भारत को, देने को दुनिया को अमन का पैगाम। हाँ, उस महात्मा के हाथ में थी वो लाठी जिसमें आवाज नहीं होती बेशक, बस वो अपना काम करती है, बस वो अपना काम करती है। महात्मा की लाठी। आप देखें कि जब गांधी को अप्रासंगिक बनाया जा रहा हो, जब इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही हो, जब मंत्री संतरी प्रशासक सत्ताधारी वर्चस्व कुर्सीधारी कोई भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी कोई बन सकता है, राष्ट्रपिता कहलाने का अधिकारी अभी तक वो महात्मा ही है। और वो इसीलिए महात्मा है। महात्मा कहलाने का अधिकारी अपना ब्रह्मास्त्र उस लाठी को लेकर चलता है जो सत्य का पैरोकार है, जो अहिंसा का पैरोकार है, जो अपरिग्रह का पैरोकार है। तो संत के हाथ में लाठी, इसकी कई संभावनाएं परत दर परत हरीश करमचंदानी जी देख लेते हैं और कहते हैं कि इस सदी पर, इस प्रकृति पर, इस सृष्टि पर, मानवीय संस्कृति पर ये लाठी ही है जो कदम आगे बढ़ाने को, चरैवेती लगातार आपको प्रगतिशील करने को, लगातार आपको जुझारू रहने को और लगातार आगे बढ़ने को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहेगी। एक कविता है गुम हुई हंसी। ये शोधार्थियों अनूठी तरह की कविता है, अपने तरह की एकदम अलग कविता है। वह कितना तो हंसता था, आप देख रहे हैं, जब सबकी हंसी गायब हो गई हो, जीवन से हास परिहास गायब हो गया हो, पूरे परिवेश में संशय, दुविधा, असंतोष, अतृप्ति सब तरफ चहुओर पसरी हुई हो, ऐसे में जो हंसी गुम हो रही है उस पर मुझे रघुवीर सहाय की हंसी याद आती है। और जो पूरे मन से हंसता हो, जिसके होठों पर हर आपद विपद के बाद भी हंसी बरकरार हो, और हंसी के भी कई लेयर्स, दरअसल यहाँ हरीश करमचंदानी जी उनकी भी बात करते हैं और कहते हैं कि जब हास विनोद गायब है, हास परिहास गायब है, ऐसे में वो मनुष्य दुर्लभ ही लगता है, अपने तरह का अनोखा दिखता है जिसके होठों पर हंसी है और जो हंसता है। वह कितना तो हंसता था, कितनी तो देर तक हंसता था, सच उससे ईर्ष्या होती थी। कम ही न होता वह खजाना, कितना भी खर्च करता था, इतनी खुशी आखिर वह लाता कहाँ से है, यह प्रश्न जलन के साथ साथ परेशान भी करता था। एक दिन अचानक ही कहीं चला गया चुपचाप, और वैसे ही लौट आया एकाएक, जैसे गया था वह चुपचाप, मगर अब गुम थी उसके चेहरे से सदा खिलती मुस्कान, और हंसी तो बिल्कुल ही नदारत। देखकर उसका मुरझाया हुआ मुख, उसकी हिम्मत, किसकी हिम्मत कि पूछ ले, देखकर उसका मुरझाया हुआ मुख, किसकी हिम्मत कि पूछ ले, कहाँ गए थे और क्यों गायब है उसके ठहाके। पर मैं सोचता हूँ ऐसा पूछना ठीक न होगा, क्या कभी किसी ने आपसे भी पूछा, कहाँ गुम हो गई हंसी, कहाँ गुम हो गई हंसी। एक जो सहज संवेदन था, एक जो सहज संलाप था, एक जो सहज अनुभव साझा करने की प्रवृत्ति थी,
वो पूरी इस देश दुनिया समाज से, लोगों के जीवन से, लोगों के संवाद से, लोगों के आपसी संबंधों से लुप्त होती जा रही, गायब होती जा रही। वो हंसी जो दुर्लभ थी। और हरीश करमचंदानी जी अगर उसको लेकर चिंतन करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह कविता कालजयी कविता है शोधार्थियों, कि जो मानवीय प्रजाति से, मानवीय संस्कृति से, इस प्रकृति और परिवेश से गायब हो रही है, वो मूल्य, वो ज़रूरी मूल्य उसकी तलाश में, उसकी शोध में है। और उसकी चिंता एक ज़रूरी कविता, एक सच्ची कविता, कालजयी कविता ही करती है। अगली कविता है, उसने कहा था वह भ्रष्ट है मगर कविता अच्छी लिखता है, वह दुराचारी है मगर कविता अच्छी लिखता है, स्त्री का अपमान करता है मगर कविता अच्छी लिखता है, असामाजिक है मगर कविता अच्छी लिखता है, वह यूटर्न लेता है मगर कविता अच्छी लिखता है, वह अराजक है मगर कविता अच्छी लिखता है, वह सच के बरक्स झूठ के साथ होता है मगर कविता अच्छी लिखता है, वह बुरा मनुष्य है मगर कविता अच्छी लिखता है, इतिहास में वह नहीं कविता जाएगी। आलोचक जजमेंटल होते हुए बोला, इतिहास में जाना अभीष्ट है, इतिहास में जाना अभीष्ट है, अच्छा मनुष्य बनना या बनाना नहीं, अच्छा मनुष्य बनना या बनाना नहीं। बड़बड़ाया कोई, पर वह कविता तो अच्छी लिखता है, कविता तो अच्छी लिखता है। विद्यार्थियों, आप ये देखें क्या ज़रूरी है, अच्छा रचनाकार होना, कालजयी रचनाकार होना, या अच्छा मनुष्य होना। रचनाएं विशिष्ट हों या रचनाकार, सहृदय संवेदन मन ज़रूरी है, समाज चिंतन करता हुआ मन ज़रूरी है, किसी के सहयोग सौहार्द में खड़ा हुआ व्यक्ति ज़रूरी है, अच्छा मनुष्य होना ज़रूरी है, या हिसाबी किताबी होना, या लोकप्रिय होना, या जनता के बीच चमत्कार तिलिस्म पैदा करना, या वाह वाह और आह की दुनिया में सिमट कर रह जाना। बहुत माकूल, बहुत ज़रूरी, मुकम्मल सवाल देती हुई ये कविता है और शिनाख्त करती है ऐसों की जो निकृष्ट होकर, छोटे होकर, क्षुद्र होकर, निहितार्थी होकर, स्वार्थी होकर, आत्मकेंद्रित होकर कविता रच रहे हैं और उनकी वाहवाही है। वो लूट रहे हैं महफिल, वो लोकप्रिय हो रहे हैं, वो दुख दर्द बेचैनियों और तड़प के मसीहा बनकर प्रसिद्ध हो रहे हैं। वो अपने वर्चस्व में, अपने ऑरा में लगातार अपने आप को आत्ममुग्ध हुए जा रहे हैं, अपने प्रति अपनी प्रशंसा को बार बार देख कर पाकर आत्ममुग्ध हुए जा रहे हैं। लेकिन हरीश करमचंदानी जी ऐसों की शिनाख्त कर लेते हैं और शोधार्थियों वो कहते हैं कि क्या ज़रूरी है। ये मैं पाठक समाज पर छोड़ता हूँ, मैं सहृदय समाज पर छोड़ता हूँ, और आप समझें कि अच्छा होना ज़रूरी है या सच्चा होना, खरा होना। एक कविता जो मुझे भीतर तक छू गई और एक कविता जो पिता पर केंद्रित है, वो कविता मुझे भाई और मुझे लगा कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इस कविता का होना बहुत ज़रूरी है। शोधार्थियों, मैं ये कविता लाती हूँ, पिता भी रोते हैं, और आप आकलन करें, मैं साथ हूँ। मैंने तब पहली बार पिता को उदास देखा और मेरा अनुमान था ज़रूर उनकी आंखों में आंसू भी होंगे। अचानक ही उनके कमरे में चला आया था बगैर उन्हें मालूम पड़े, और जैसे ही उन्हें एहसास सा हुआ कि मैंने उन्हें इस तरह देख लिया, वे गहरे अपराध बोध से भर गए, जैसे जबरन सहज हो जाने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक रूप से हंसे, और इस तरह मुझे और अधिक कारुणिक लगे। मेरे लिए अप्रत्याशित थी उनकी यह दशा। उन्हें तो हमेशा हंसते मुस्कुराते मैंने देखा था। मेरे पूछने से पहले ही बोल पड़े, यार आज न जाने क्यों भावुक हो गया, तेरी अम्मा की याद आ गई, तेरी अम्मा की याद आ गई, बस यूं ही, कोई ख़ास बात नहीं। पर बात ख़ास थी, पर बात ख़ास ही थी। अम्मा की आज बरसी थी। बढ़िया चल रही है ना पढ़ाई? बात बदली उन्होंने, पर मुंह झुका ही रहा, मानो कुछ छुपा रहे हों। मैं उनके पास
बहुत पास चलाया, उनके कंधे पर धीरे से हाथ रखा और बहुत प्यार से उन्हें चूम लिया। पिताजी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। पिताजी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। पिता को मैंने पहली बार रोते हुए देखा। पिता को मैंने पहली बार रोते हुए देखा। शोधार्थियों, पिता को हम बहुत मजबूत कनात, अपनी सुरक्षा और संरक्षण का सबसे ज़रूरी, जिसे कहते हैं छत, हमारी चारों दीवारी सुरक्षा की, और छत जो हमारा आसरा है, और जलाशय भी है, जल का स्रोत जैसा है, जो हमारी इप्सा को, तृष्णा को लगातार सींचता है, हमें भरपूर करता है, हमें सराबोर करता है, जीवन के हर राग रंग से परिचित करवाता है, जो हमारे भीतर अजस्र ऊर्जा का स्रोत की तरह बहता है। वह पिता जो प्रातः स्मरणीय है, वह पिता जो अभिनंदन के योग्य है, वह पिता जिसे हम मानते हैं बहुत मजबूत है। जब वह रो पड़ता है और जब मैंने उसे रोते हुए देख लिया, जब मैंने उसे भावुक होते देख लिया, जब मैंने उसे पिघलते बहते हुए देख लिया, तो वो जैसे असहज सा हो गया, गहरे अपराध बोध से जैसे भर गया, जैसे जबरन कोशिश कर रहा था कि मुख पर मुस्कुराहट आ जाए और एक औपचारिक जामा पहनकर, एक सहजता को अपने ऊपर ओढ़ कर, पहन कर वार्तालाप करे, बातचीत करे, पूछे और मेरे प्रति अपनी चिंता दिखाए। लेकिन वो जो उसकी जीवन की ज़रूरी कड़ी थी, जो उसकी चेतना थी, जो उसकी प्रेरणा थी, जो उसका प्रेम था, अम्मा, उनकी बरसी पर भावुक होना स्वाभाविक है, पर अम्मा तो उनकी रगों में, उनके रेशे रेशे में बह रही होंगी। अम्मा तो उनके दुख सुख में, उनके धूप छाँव में, उनके संग साथ होंगी। उस अम्मा को याद कर और अपने बेटे को अपने समवयस्क पाकर, संवेदन पाकर, अपने दुख को साझा करते हुए पाकर, और ये भांपते हुए कि भीतर एक दुख की, बेचैनी की, पीड़ा की ज्वाला है जो फूट चुकी है, कंधे पर हाथ रखने भर से और हाथ चूमने भर से फूट फूट कर बच्चों की तरह पिता रो पड़ते हैं। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों। ये कई मायनों में, इधर 200-300 रचनाएं मैं लगातार पढ़ रही हूँ, इनमें ये पिता पर लिखी हुई बेहतरीन कविता पढ़वाने के लिए हरीश करमचंदानी जी का बहुत शुक्रिया। और शोधार्थियों, इसे आप अपने कंटेम्प्रेरी अन्य कविताओं के साथ भी इस तरह तुलनात्मक रूप से पढ़ें। बहुत शुक्रिया।